मेरे पंचायत समिति में 10,130 कार्य का अनुमोदन हुआ, जिनमें 546 घरेलू सड़कें थी। उनमें से मात्र 25 घरेलू सड़कें मंजूर हुई है और 521 सड़कें मंजूर नहीं हुई। ये घरेलू सड़कों से जुड़ा मामला है। घरेलू सड़कें पंचायती राज के अधीन है और पिछले टाइम में ज़बरदस्त बरसात हुई, उसके कारण से 2008 और 2015-16 में बनी सड़कें सारी डैमेज हो गई, रेनकट गिर गए। आज तक आवागमन के साधन नहीं है, लोग ढाणियों में नहीं जा सकते, गांव में नहीं जा सकते, जबकि पीच रोडों की रिपेयर शुरू हो गई। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि 25 स्वीकृत, उसमें से 15 चालू नहीं। ये इससे और हर ग्राम पंचायत ने 10-10 ग्राम पंचायत सड़कों के प्रस्ताव दिए, लेकिन वो मंजूर नहीं हुए। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि सरकार क्या इस गंभीर स्थिति में इन सड़कों को, जो हमारी विधानसभा में 130 mm बारिश हुई, वो ओवरफुल रेनफुल में आती है, फिर भी वहाँ कोई काम नहीं हुआ, इससे ज़्यादा नेगलिजेंसी क्या हो सकती है? क्या माननीय मंत्री महोदय बताना चाहेंगे कि ये सड़कें कब तक स्वीकृत हो जाएगी और किस बेसिस पर शुरू होगी? क्यों हर ग्राम पंचायत ने ये सारी सड़कें को प्रस्ताव दिए, इनका परीक्षण करा के शुरू कराने का और उन्हें आप स्वीकृत करने का सदन में घोषणा करें। 521 में से कितनी सड़कें आप स्वीकृत कर सकते हो और कब कब कर सकते हो, ये घोषणा करें। 2024 और 25 की स्थिति बताइए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है, पंचायत समिति रतनगढ़ में महात्मा गांधी नरेगा वार्षिक कार्य योजना में 2024-25 में ग्राम पंचायतों में 1,130 सड़कें जो कार्य स्वीकृत जनप्रतिनिधियों ने और 12 जो कार्य थे वो उन्होंने जो दिए, उसमें से 1,130 कार्य अनुमोदित किए गए और अनुमोदित करने के बाद में खंड 2 में वार्षिक कार्य योजना 2024-25 में उसमें 546 कार्य में से 25 ग्रेवल सड़कें थी और उस ग्रेवल सड़कों में से सबके भी 12 में से 5 के काम चालू कर दिए और कार्य शेष है, उसका भी हम जल्दी ही अनुमोदित करा करके हाथों हाथ उसको स्वीकृत करने की कार्रवाई करेंगे। दूसरा निवेदन था कि आज की तारीख में महात्मा गांधी नरेगा योजना में जो हमारा उद्देश्य है कि आने वाले श्रमिकों को रोजगार देना, तो उस रोजगार के माध्यम से रतनगढ़ विधानसभा पंचायत समिति में जो 60-40 का रेशियो है उसको ध्यान में रखते हुए अभी हमने जो 5 कार्य है वो स्वीकृत कर दिए और 6 कार्य जो है वह विवादित होने के कारण वो 6 कार्य हो नहीं सके। उसके लिए मैं, क्योंकि वहाँ कटानी रास्ता नहीं है और कटानी रास्ता नहीं होने के कारण बार बार ये समस्या आ रही है, तो उसमें हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिख भी दिया है ताकि जल्दी उसका रास्ता करके उसका समाधान करेंगे। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 2008 और 2015-16 में जो सड़कें स्वीकृत हुई थी, उनमें से 526 सड़कें जो शेष है, उनमें आज भी आवागमन बाधित है। लोग खेतों में ढाणियों में नहीं जा सकते। इससे गंभीर समस्या क्या हो सकती है? आप ये स्पष्ट करें कि इन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कराकर पंचायत समिति लेवल प्रस्तावित करके और सीओ जिला परिषद जिला कलेक्टर लेवल पर हम इतने टाइम में इनको स्वीकृत करके कार्य चालू करा देंगे। मैं ये नहीं कहता, मनरेगा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी द्वारा शुरू किया गया, लोगों को रोजगार दिया जाए और परिसंपत्तियां कायम की जाए। उसका उद्देश्य पूरा तभी हो सकता है जब घरेलू सड़कें बने। खाली जोड़े 10-10, 15-15 बार खोदने से उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। जबकि लोगों को, आम आदमी को जो पैसा सरकार का खर्च हो रहा है, 1-1 रुपया टैक्स का, उसका आम आदमी को लाभ भी मिलना चाहिए और उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ 500 की सड़कों में से आप कब तक ये सड़कें स्वीकृत करके और प्रायोरिटी के आधार पर उनको चालू कर दोगे, ये बताने का कृपा करें। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि आपकी 3 कार्य जो आरंभ हुए हैं उसमें जानरबाद से जुगलपुरा 3 किलोमीटर है और परसनाऊ से प्रेम नगर ये भी 3 किलोमीटर है। आबसर रोड से केसर राम नायक तक ये तीनों सड़कें स्वीकृत हो गई और चालू भी हो गई। दूसरा 2 कार्य हैं जो परसनाऊ से जोगणिया
से बीकान ये 6 किलोमीटर है, साबड़ी मिट्टी से लूच तक ये दो काम है वो पेंडिंग है। दूसरे जो 6 कार्य हैं वो वह कटानी रास्ता नहीं होने के कारण उसका जल्दी हम कलेक्टर से रिपोर्ट मंगाकर उस कार्य को जल्दी चालू किया जाएगा। ये हमारा अगला प्रश्न है थैंक यू। श्री राजेंद्र। प्रश्न संख्या 234। मेरे को जवाब मिल गया मंत्री जी का। मैं 2-3 पूरक प्रश्न पूछना चाहूँगा। माननीय मंत्री महोदय, मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र के साथ दौसा जिले में देश की रक्षा के लिए बहुत से सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। मेरे अकेले महुआ विधानसभा क्षेत्र में अब तक करीब 30 सैनिकों ने देश के लिए बलिदान किया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक तो ये मांग है कि सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने की क्या सरकार मंशा रखती है, साथ ही CSD कैंटीन खोलने पर भी सरकार विचार रखती है क्या? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये इतला देना चाहता हूं कि CSD कैंटीन राज्य सरकार नहीं खोलती, ये भारत की सेना खोलती है और उसकी कुछ शर्तें होती हैं, जिसके अंदर संख्या कितनी है पूर्व सैनिकों की उस क्षेत्र में, एक कैंटीन से दूसरी कैंटीन का फासला कितना है और वो आर्थिक रूप से सफल हो सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके ऊपर 2022 से पत्र लिखे गए हैं, महुआ के अंदर डिमांड रही है, लेकिन वहाँ पर 5000 से कम पूर्व सैनिक हैं और 5000 से ज़्यादा की ज़रूरत है। मेरा दूसरा प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय से कि राजस्थान की सरकार ने मेरे विधानसभा क्षेत्र खेड़ला बुजुर्ग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मैंने डिमांड की थी कि शहीदों का सम्मान एक स्थान पर हो। उसके लिए सरकार ने 2 बीघा जमीन का अलॉटमेंट भी कर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस शहीद स्मारक को आप कब तक डेवलपमेंट करा देंगे ताकि सभी शहीदों का एक साथ सम्मान हो सके? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की नीतिगत सुविधाएं जो बैटल कैजुअलिटीज़ हैं, फेटल और इंजर्ड, उनके लिए नीतिगत निर्णय दिया गया है। उसके अंदर कृषि भूमि का आवंटन भी है, आश्रितों को नौकरी भी है, विद्युत कनेक्शन है और नकद पैसा भी उसके अंदर शामिल है। जहाँ तक बात रही एक सैनिक के सम्मान के लिए जो ये एक स्थान की जो बात कर रहे हैं, उसके लिए राज्य सरकार अभी इस पे चिंता कर रही है, चर्चा कर रही है कि हर तहसील के अंदर हम एक जगह नियुक्त करें जहाँ पर उस तहसील के जितने भी बलिदानी हैं उन सब का नाम भी आ जाए और उन्हें एक जगह सम्मान दिया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है अन्य अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो आपने जो स्कीमें बताई हैं जो शहीदों के लिए चल रही है, उनके आश्रितों के लिए कितने प्रकरण पेंडिंग हैं जो शहीदों के परिवारों ने सरकार के अंदर लगा रखे हैं, इन सुविधाओं के लिए जो सुविधाएं यहाँ पे आपने बताई? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक मैं ब्रॉडली इसके अंदर मोटे रूप से 2 इसके अंदर सुविधाएं थी। एक 1999 से पूर्व, 1 अप्रैल 99 से पूर्व और 1 अप्रैल 99 के बाद में। 1 अप्रैल 99 से पूर्व नकद राशि 843 बलिदानियों को दी जा चुकी है। भूमि 1010 बलिदानियों को दी जा चुकी है, उनके परिवारों को दी जा चुकी है। सम्मान भत्ता जो नकद राशि की मैं बात कर रहा था 574 को दी जा चुकी है। आश्रितों को नियोजन 386, कृषि विद्युत कनेक्शन 299 और इस तरह से आगे और 99 के बाद में 629 को नकद राशि दी जा चुकी है। भूमि 155 को दी जा चुकी है। आवास 69 को दिए जा चुके हैं और माता पिता के लिए जो एक फिक्स डिपॉजिट है वो 573 को दिया जा चुका है। आश्रितों को नियोजन 369 को दिया जा चुका है। उसके अलावा और भी छोटी छोटी चीज़ें, बस पासेस, उसको मैं यहाँ नहीं कह रहा। ये जो प्रश्न था ये दौसा से संबंधित था। दौसा के अंदर जो बलिदानी है, 5 बलिदानियों को सम्मान, पिछले 5 साल का प्रश्न था, 5 बलिदानियों को सम्मान दिया जा चुका है। सम्मान यानी किसी स्कूल या किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का नामकरण करना।
इसके अलावा पिछले 5 साल के अंदर दौसा के अंदर 5 और केसेस हैं जो स्कूल का नामकरण होना है और एक ऐसा केस है जिसके अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन का नाम होना है। ये केस दौसा के अंदर पेंडिंग। अगला प्रश्न है। देने की बात कही, वो तो आपका जवाब आ गया, लेकिन मैंने तो ये पूछा कि वंचित कितने हैं, एप्लीकेशन कितनी लगी हुई जिनको अपन नहीं दे पा रहे। अध्यक्ष महोदय, दौसा के वंचित बता दीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि क्योंकि ये प्रश्न दौसा से संबंधित था, माननीय हमारे विपक्ष के नेता को मैं बतलाना चाहता हूं कि क्योंकि ये प्रश्न दौसा से संबंधित था तो दौसा में कितने वंचित हैं उनका मैंने विवरण दे दिया है। अगर पूरे राजस्थान में कितने वंचित हैं वो मैं अलग से और बता सकता हूं सदन। अध्यक्ष जी, खंड ए और बे दोनों प्रदेश को लेके, देखो वो नियुक्ति तक है। नियुक्ति पूछ रहा हूं। मेरा मंत्री जी सीधा सा ही आग्रह है, कितने ऐसे अपने जो शहीदों के परिवार हैं जिनके प्रकरण पेंडिंग है, उनको जल्दी से निपटाने का आश्वासन दे दो आप। तो मेरा तो क्वेश्चन यही है। निश्चित रूप से हमारे विभाग के अंदर सैनिक कल्याण नाम ही उसका ये है कि कोई भी केस अगर पेंडिंग हो, परिवार के ऊपर कष्ट ना हो, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उसको जल्द से जल्द उसका निवारण करा जाए। आप जल्द से जल्दी करवा देना। अगला प्रश्न श्री रेवत राम डांगा। श्री रेवत राम डांगा, श्री भागचंद टांकड़ा। प्रश्न संख्या 236। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जनवरी 2019 से 2024 तक स्वीकृत कार्यों की स्वीकृत राशि पंचायतवार एवं वर्षवार सूची परिशिष्ट पर संलग्न है। संबल ग्राम विकास योजना अंतर्गत विधानसभा बांदीकुई में जनवरी 2019 से 2024 तक कोई स्वीकृति नहीं की गई है। खंड 2, विधानसभा बांदीकुई में उक्त योजनाओं के अंतर्गत कोई भी कार्य अप्रारंभ एवं अपूर्ण नहीं है। माननीय सदस्य। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में राजस्थान में कुल कितने ग्राम चयनित किए गए हैं? उनमें से दौसा जिले के एवं बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्राम शामिल है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 500 या उससे अधिक आबादी के ऐसे गांव जिनमें 40% या उससे अधिक गांव जो एससी कम्युनिटी के हैं, उसमें भारत सरकार की इस प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत राजस्थान में कुल चयनित ग्राम है 2009, दौसा जिले में कुल चयनित ग्राम है 97 और आपकी विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में है कुल चयनित ग्राम 18। इसी तरीके से संबल ग्राम विकास योजना ये राज्य सरकार की योजना है जिसमें 2011 की जनगणना के आधार पर 40% उससे अधिक एससी वर्ग के राजस्थान के कुल चयनित ग्राम है 4948, दौसा जिले में कुल चयनित ग्राम है 158 और विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल चयनित ग्राम है 25। माननीय सदस्य। इस योजना में दौसा जिले हेतु कितनी राशि आवंटित हुई एवं कुल कितनी राशि व्यय हुई? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में दौसा जिले में आज दिनांक तक 1256.60 लाख रुपए आवंटित हुए, जिसमें से 1107.39 लाख रुपए के यूसी सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिए गए हैं। अगला प्रश्न श्री अनिल कुमार कटारा। प्रश्न संख्या 237। इसका उत्तर काफ़ी आ गया है मंत्री महोदय के द्वारा और इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। नहीं, आप तो दो बातें, या तो उत्तर आ गया तो पूरक प्रश्न पूछे। हाँ, मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ उस संबंध में। काफ़ी नहीं, या तो उत्तर आ गया या नहीं आया। मंत्री जी से सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय कि माँ बाड़ी केंद्र डे केयर जो सामग्री को लेकर मैंने प्रश्न पूछा था, जो नियमानुसार सुविधा उपलब्ध हो रही है या नहीं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, हमारा डे केयर पे आपने प्रश्न पूछा है। निश्चित रूप से डे केयर पे जो सुविधा है उनकी सामग्री पहुंच रही है। आगे और पूछें। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में मैंने मेरी विधानसभा में कई जगह पर माँ बाड़ियों की विजिट किया था। उसमें पाया गया कि हमारी जो सामग्री है वो समय समय पर पहुँच नहीं रही है, स्टेशनरी है वो भी नहीं पहुँच रही है
और वहाँ पर काफ़ी टेंडर प्रक्रिया जो हुई है उसमें भी काफ़ी घोटाला दिख रहा है और आदिवासी बच्चों के साथ जो वास्तव में अत्याचार हो रहा है उसका भविष्य अंधकार में वहाँ पर डाला जा रहा है और सारी माँबाड़ियों की हालत वहाँ पर गंभीर है और कागजों में चल रही है। शिक्षाकर्मी भी मजबूर है। प्रश्न पूछो। मैं आपका जवाब भी तो दे रहा हूँ मंत्री जी। नहीं, जवाब मत आपने दो, जो कहा प्रश्न पूछो, इनसे जो पूछना है। मेरा कहना यह है कि वहां पर जो गड़बड़ियां चल रही है उसकी आप जांच करने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं। हाँ, ये। वहां के जो अधिकारी है, कर्मचारी है और जिन लोगों को ठेका दिया है उसके लिए आप जांच करने की मंशा रखते हो या नहीं रखते, उसका जवाब चाहिए मुझे। ये प्रश्न है। अच्छा, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, खाद्य सामग्री और गणवेश के लिए खाद्य सामग्री माँबाड़ी के केंद्रों और डे केयर सेंटर पर खाद्य सामग्री आपूर्ति संबंधित निविदा की अवधि समाप्त होने के अतिरिक्त आयुक्त पद निदेशक स्वच्छ परियोजना जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 11/11/24 द्वारा उपापन कमेटी का गठन कर विभागीय अधिकारियों को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार से माँबाड़ी एवं डे केयर केंद्रों से 2 माह हेतु खाद्य सामग्री क्रय कर आपूर्ति हेतु लिखा गया। इस कमेटी के अध्यक्ष संबंधित जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया। परियोजना अधिकारी स्वच्छ डूंगरपुर द्वारा अपने पत्र 6/12/2024 द्वारा जिला कलेक्टर डूंगरपुर को उक्त केंद्रों हेतु खाद्य सामग्री क्रय करने हेतु उपापन समिति की बैठक आयोजित करने हेतु निवेदन किया। जिला स्तरीय उपापन समिति द्वारा 9/1/2025 को उपभोक्ता भंडार को दरों का अनुमोदन किया जाकर दिनांक 10/1/25 को माँबाड़ी डे केयर केंद्रों हेतु खाद्य सामग्री आपूर्ति के लिए महाप्रबंधक थोक भंडार उपभोक्ता भंडार डूंगरपुर को कार्यादेश जारी किया गया। माँबाड़ी केंद्र डे केयर सेंटरों पर आपूर्ति की गई वर्तमान में केंद्रों में खाद्य सामग्री उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय जी, एक आपका ये कहना है कि समय पर नहीं पहुंचती है और क्या कार्रवाई करेंगे? हमारे विभाग के पास में ये सही है कि बीच में शीतकालीन अवकाश था, 2 महीने का खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती है, वो मैंने तारीख बता दी। उसके बाद में हाँ मंत्री जी, कुछ समय नहीं पहुंची। आप ऐसा पूरा सुनिए ना। अरे इनका उत्तर सुन लो, उसके बाद पूरा सुनिए। वैसे 2 पूछने में एक और दे दूंगा। ये बात सही है कि कुछ दिनों की सामग्री नहीं पहुंची। हमारे विभाग की जानकारी में आने के बाद तुरंत हमने जांच के आदेश दिए और जहां पर भी कमी रही उनको नोटिस भी जारी किए हैं और उन पर निश्चित रूप से जो भी उचित कार्रवाई होगी जांच के बाद करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, साल भर हो गया है इस मामले को लेकर के और कई ऐसी माँबाड़ियाँ वास्तव में वहाँ पर सामग्रियाँ नहीं पहुँच रही है और जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप जिम्मेदार पद पे है, ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है उसकी आप जानकारी रखें। और मेरा सवाल यह था कि क्या आप इस संबंध में इन अधिकारी कर्मचारियों और ठेकेदारों पर जांच करने की मंशा रखते हैं या नहीं, मेरा सवाल ये है। अध्यक्ष महोदय जी, उपभोक्ता भंडार सहकारिता विभाग में आता है। हमने जांच की और जांच करने बाद कार्रवाई उनको लिखेंगे, लेकिन हमारे अधिकारियों को जो करना था हमने नोटिस दे करके उनके कार्रवाई के लिए आगे कार्रवाई करेंगे, ये मैंने पहले बता चुका। साल भर से मंत्री जी आप कार्रवाई कर रहे हैं, उसका सही जवाब नहीं मिल रहा है। माननीय साल भर हो गया है। माननीय सदस्य, 3 प्रश्न पर सर बहुत ही गंभीर मामला है। वहाँ का जो आप चाहोगे उत्तर जो उनको देना होगा, ये तो दूसरे माननीय सदस्य यही चाह रहा है साहब कि 1 साल हो गई और आपने कहा कि हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने कार्रवाई कर दी, तो क्या सरकार का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा नहीं है? और आप यहाँ जो सामग्री जो जारी है इसकी जांच किस प्रकार से करते हैं? कोई आपका औचक निरीक्षण या इस टाइप का कोई है तो फॉर्मूला आप बताइए। और सिर्फ नोटिस देने से काम नहीं चलने वाला, उस पर सख्त कार्रवाई हो, ऐसे लोग सस्पेंड होने चाहिए साहब। अध्यक्ष जी, इस पर आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे ये बताएं। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी। देखिए अध्यक्ष महोदय जी, नेता प्रतिपक्ष जी, 5 तारीख महीने की हमारा जो स्वयंसेवक है वो सूचना देता है कि मेरे यहाँ सामग्री इतने समय तक बची, इतने समय तक आ जानी चाहिए, तो उसके बाद में विभाग उसके अनुसार उनको सामग्री पहुँचाता है। अब आपने कहा कि इतना समय हुआ, समय तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद में हमने सितंबर में तो पहुँचा दिया था।
अक्टूबर नवंबर का उनका सामग्री थी, नवंबर और दिसंबर का 2 महीने अगली का बार प्रश्न लगाना, आपका आ सामान, जाएगा। छुट्टियां थी बीच में, उसका सामान भी बचा हुआ था। परंपरा नहीं। और अब आपने कहा कि कार्रवाई क्या करेंगे, तो हमने नोटिस दिया, उसकी जांच करा रहे, जांच के बाद में जो भी उचित कार्रवाई करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है श्री हरि सिंह रावत। प्रश्न संख्या 238। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जवाब आ चुका है। मेरा खंड 1 ग्राम पंचायत तो जवाब आ चुका है तो फिर पूरक प्रश्न पूछो। पढ़ रहे हैं जब वो कह रहे हैं जवाब आ चुका है तो पूरक प्रश्न पूछो। बैठिए, बराजो। ये तो सदस्य पे है, यदि वो कहता है कि आ गया तो सीधा पूरक प्रश्न पूछेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय पूछना चाहता हूँ, विभाग द्वारा जो उत्तर दिया है वो केवल गोलमाल उत्तर दिया है, और वो आगे सुनिए, और गोलमाल जवाब दे के जिसमें सभी अतिक्रमणकारियों को बचाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, ये अतिक्रमण करने वाले और कोई नहीं है, पूर्व हमारे विधायक लक्ष्मण सिंह जी, उनके द्वारा खुद की जमीन खसरा नंबर 835 की करे इनका अपने प्रश्न कोई है, विधायक नाम नहीं है, है। फिर आप पूर्व आपके दो हो विधायक, गए, तीसरा कोई और होगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक। नाउ आर यू सेटिस्फाइड? देन आप पूछो जो प्रश्न पूछना है। उनने अपनी जमीन में से 4.5 बीघा जमीन बेची और तरमीम करा दी स्कूल ग्राउंड में। जिसको बेची उसका नाम है देवेंद्र जैन पुत्र लादूलाल जैन, लादूलाल पुत्र गैरीलाल जैन, कमला देवी पत्नी लादूलाल जैन, जो ये इन्होंने रिकॉर्ड में नहीं लिया। जब मैंने ये रिप्लाई देखा तो उसमें नहीं है। तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, इसे कार्रवाई करिए। और जो इन्होंने जो झूठा जो आपको जो जवाब दिया उसके ऊपर उस अधिकारियों पे भी तो कार्रवाई करिए। और इसके साथ साथ ही दूसरी जो खसरा नंबर 816 किस्म बिलाना कुल 21 बीघा जमीन जिसपे से श्रीनाथ होटल का पक्का निर्माण हुआ वो भी आपको इसमें रिकॉर्ड में नहीं बताया गया, तो ये भी एक जांच का विषय है। और इसी प्रकार कोर्ट के सामने 1817 खसरा नंबर भूमि पर अतिक्रमणियों द्वारा कब्जा कर दुकान बनाई गई है। प्रश्न पूछो। और उसके साथ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की भूमि खसरा नंबर 872 पे स्थित जिसमें भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या उक्त जमीन से आप अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? और उसके साथ साथ ही जिन्होंने गलत जवाब दिया है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है? अगर हाँ तो कब और नहीं तो क्यों नहीं, स्पष्ट करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत टोडी के गांव नंदावट में सरकारी भूमि व चरनोट भूमि पर कुल 23 कब्जाधारक हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है और वहां पर पक्के निर्माण भी कर रखे हैं। और माननीय विधायक महोदय ने जो बताया है, इस संबंध में आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच कराएंगे और जो पक्के निर्माण है उसको किस प्रकार नियम अनुसार किस तरीके से इसका निस्तारण करेंगे वो काम करेंगे। साथ में ही आपने जो कहा है कि इसमें जानकारी विभाग द्वारा सही नहीं दी गई है, परंतु आपको मैं बता देता हूं कि इस अतिक्रमण के खिलाफ अतिक्रमण के अधिनियम धारा 1956 की धारा 51 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई जाकर बेदखली के आदेश पारित किए जा चुके हैं। मौके पर हुए पक्के मकान दुकान निर्माण को हटाने हेतु कार्यालय तहसीलदार भीम के आदेश 21/2/2025 के द्वारा राजस्व टीम का गठन किया जाकर अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्रवाई दिनांक 20 मार्च 2025 को नियत की गई है। और इसमें राजस्व टीम का जो गठन किया है उसमें नायब तहसीलदार भीम, भू अभिलेख निरीक्षक भीम और पटवारी हल्का टोडी, भीम, कालादे, बली, सेमलिया, बनगढ़, गोदाजी का गांव, ये सब की एक टीम बनके इसको 20 मार्च को इसको हटाने का कार्रवाई की गई है। और भी
माननीय विधायक महोदय ने जो बताया है, इस मामले में पूरी जांच करके जो भी विधि सम्मत जो काम हो उसको किया जाएगा। हो गया? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इन्होंने जो 23/3/2025 जो समय अवधि दी है, उसमें ये पूरे जो ये आंदोलनकारी है, ये हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले लेंगे। तो मैं चाहता हूँ इससे पहले कोई कार्रवाई करें, अदरवाइज तो ये वहीं के में रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। इसके ऊपर क्या महोदय, तारीख तो निर्धारित हो गई है। 23/3 जो डेट दी है अध्यक्ष महोदय, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। हो गया? आपका ध्यान में आ गया? इन्होंने भी कह दिया करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न श्री हरलाल सिंह सारण। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 239। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र चूरू में विगत 5 वर्षों में 11 सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी की गई है। सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र चूरू में संचालित 26 सहकारी समिति के भवन गोदाम विद्यमान है। सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3 विधानसभा क्षेत्र चूरू में विगत 5 वर्षों में 1 सहकारी समिति नकासर ग्राम सेवा सहकारिता में समिति में भवन व गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें गोदाम निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है। सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत करना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र चूरू में पिछले 5 वर्षों से एक भी प्राथमिक दूध उत्पादन सरकारी समिति गठन नहीं किया गया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि क्या चूरू तहसील में दूध उत्पादन की कोई सरकारी समिति गठित करना चाहते हैं? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न जो उठाए गए हैं कि उनकी विधानसभा में विगत 5 वर्षों में एक भी प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समिति का गठन नहीं किया गया था। ये सही है। हमारी सरकार ने दूध उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखकर ध्यान देते हुए प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समिति के गठन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार के गठन के पश्चात हमने पूरे राजस्थान में 1000 से भी अधिक दूध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन हम कर चुके हैं। और माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसी कोई समितियों के प्रस्ताव हो तो उनका परीक्षण कर शीघ्र ही उन समितियों का गठन कर दिया जाएगा। चूरू में भी करवा दें। 1000 खोल दी तो चूरू में खोलो सर। दूसरा प्रश्न है मेरा अध्यक्ष महोदय, चूरू में पिछले 60 साल पहले एक क्रय विक्रय का भवन बना हुआ था, जर्जर है, बैठने की जगह नहीं है, गोदाम टूटा हुआ है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि मेरे भवन के 50 लाख रुपए देने की कृपा करें आप, और साथ ही साथ इस भवन को आप कृषि मंडी में करने की कृपा करें। ये मैं प्रश्न पूछा जाता हूँ। तो डिमांड से बोल देना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने इस साल के बजट घोषणा में 2025-26 में 500 MCFT के 100 नए गोदाम, 250 MT के क्षमता के 50 गोदाम स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ ऐसे गोदाम भवन जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं उनके पुनर्निर्माण पर भी इस बजट में ध्यान दिया गया है। ऐसे नकारा 100 गोदामों को पुनर्निर्माण की घोषणा की गई है। माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि आपके विधानसभा में क्षेत्र से भी ऐसा कोई प्रस्ताव अगर प्राप्त होता है तो प्रावधानों के अंतर्गत नवीन गोदाम भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। धन्यवाद। अगला प्रश्न नरेंद्र बुडानिया। संख्या 240। सर मेरे पास जवाब आ गया है। चलो पूरा पूछिए। मैंने बहुत स्पष्ट पूछा है कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 3 वर्षों में कितने सुधार तंत्र पर और वितरण तंत्र पर पैसा खर्च हुआ, और आपने जो है बिल्कुल गोलमाल जवाब दिया है, पैसा खर्च हुआ नहीं है। जो आवंटित राशि है उसमें से इन 3 वर्षों में जो है मात्र जो है आपने
थोड़ी सी राशि खर्च की है 269 लाख रुपीज़, और एक में की है 43 लाख रुपए, और सारे काम निर्माणाधीन प्रगति पर कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। सिर्फ ये जवाब आया आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पैसा स्वीकृत है वो काम कब तक पूरे कर दिए जाएंगे, ये व्यय कब तक पूरा कर दिया जाएगा, ये स्पष्ट मैं जानना चाहता हूँ। और मेरा जो प्रश्न है वो तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए है। आपने जवाब दिया है सिर्फ तारानगर तहसील के लिए। तारानगर तहसील में दो जो है ये ऑफिस हैं, एक तारानगर में, एक सावा में है। लेकिन तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 9 ग्राम पंचायतें हैं जो बानीपुरा तहसील की हैं, और 15 पंचायतें हैं जो राजगढ़ तहसील की हैं, वो भी तारानगर के विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही आती हैं। लेकिन उसके बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ तहसील का जवाब दिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन बानीपुरा तहसील की 9 ग्राम पंचायतें हैं जो विद्युत सुधार के लिए उनको वोल्टेज के कारण जो आंदोलित हैं, जो परेशान हैं, उसके संबंध में आप क्या विचार कर रहे हैं? आपकी क्या योजना है यहाँ के लोगों को वोल्टेज, सही वोल्टेज प्राप्त हो और सही बिजली उनको मिले? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो तारानगर विधानसभा में व्यय के बारे में जानकारी चाहिए है, वो तारानगर के भी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी गई है जो प्रशिष्ट ऐप पे संलग्न है। और उसके अलावा भी आपके क्षेत्र में जो काम प्रगतिरत हैं उनमें वोल्टेज को ठीक करना, नए जीएसएस बनाना, ये सब काम आरडीएसएस के तहत प्रगतिरत है, जिसमें हमने 193 करोड़ का बजट आवंटित था। 60 करोड़ रुपए उसमें व्यय किए जा चुके हैं। 36% प्रगति हो चुकी है। 7 जीएसएस बनने थे जिसमें 4 बना दिए गए हैं। 3 जीएसएस पे पेंडिंग है जो प्रगतिरत है काम। और ये पूरी विवरण आपको मैं, आप चाहो तो आपके विधानसभा में क्या क्या काम पेंडिंग है, मेरे पास आप आएंगे तो मेरे कक्ष में आपको सारी जानकारी भी उपलब्ध करा दूंगा। और हम आरडीएसएस का काम प्रगतिरत है। पहले ये काम, इसका सही से सर्वे नहीं हुआ था, आपके समय का आवंटित काम है। उस सर्वे में सही फीडरों की जानकारी नहीं थी। हमने आने के बाद वो सही सर्वे करवाया, फीडरों की जानकारी करी, अब उसमें प्रगति आ रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में और प्रगति आएगी, जिससे वोल्टेज, हमारे फीडर सेग्रेशन होंगे, वोल्टेज भी इम्प्रूव होगा। आपकी जो भी 2 फीडर में हमने जो जीएसएस पर लाइट देने का किसानों के लिए जो वादा किया है वो भी पूरा होगा, ताकि हमारे किसानों को दिन में बिजली भी मिले और वोल्टेज भी सही मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। मैंने पूछा कुछ भी है, मंत्री जी जवाब कुछ दे रहे हैं, गोलमाल जवाब दे रहे हैं, घुमा के जवाब दे रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल से प्रश्न आया है। और आप जो, मैंने सीधा सा पूछा है कि आपने मेरी जो बानीपुरा की 9 ग्राम पंचायतें हैं, जो इसका जवाब इसमें नहीं आया है, और आप जो है आरडीएसएस कार्ड का अलग से जो है हवाला दे रहे हैं। आपने 3 साल के अंदर जो है 2023-24 में 2808 लाख रुपए जो है आपके स्वीकृत हैं, और खर्च किए मात्र आपने 46 लाख रुपए। आपके जो है 2023-24 में 132 केवी जीएसएस तारानगर पर जो है आपने 269 लाख रुपए स्वीकृत हैं, आपने 0 है खर्च। तो आपका जो खर्चा 0 है। मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा, तारानगर विधानसभा क्षेत्र की वो 9 ग्राम पंचायतें जो बानीपुरा में जो है लगती हैं, वो आंदोलित हैं, वहाँ प्रसारण तंत्र बिगड़ा हुआ है, वोल्टेज है नहीं, लोग गांव-गांव के अंदर जीएसएस पे ताला लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि तारानगर की उन 9 पंचायतों में जीएसएस बिल्लूबास, जीएसएस मैरासर, जीएसएस जयसीसर और जीएसएस पिचकाई ताल, इनमें वोल्टेज नहीं रहता है। लाइनें बहुत लंबी हैं, बहुत पुरानी। क्या इन जीएसएस की, आप इन जीएसएस में
वोल्टेज बढ़ाने के लिए नया ट्रांसफर लगाने की योजना बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। आप जो वोल्टेज के बारे में 132 की जो समस्या है उसके लिए 23-24 में आवंटन हुआ 2,808 लाख का, जिसमें से व्यय हुआ 46 लाख रुपए। अभी ये इसकी प्रगतिरत है। ये जो भी हमारे समय में प्रगति आई है वो 24-25 में वो 46 लाख आई है, और इसका 23-24 में आपके समय में 0 था। आप एक जैसे जो है 132 तारानगर के भी बे का निर्माण के लिए भी 259 लाख का जो आवंटन हुआ था, उसमें भी 23-24 में आपके समय कोई काम नहीं हुआ। विद्युत सिविल कार्य हेतु 8/11/2024 एवं 27/11/2024 को कार्य आदेश दिए जा चुके हैं। वर्तमान में सिविल कार्य चल रहा है। सिविल कार्य जैसे ही पूरा होगा तो ये काम भी पूरा प्रगतिरत होगा। 132 के जब हमारे बे बनेगी, हमारा ये जो कंप्लीट होगा, तो निश्चित रूप से आपके जो लो वोल्टेज की समस्या है उसका इम्प्रूवमेंट भी होगा। इसी तरह से तारानगर में सादुलपुर लाइन पर भी 132 केवी के जीएसएस का कार्य प्रगतिरत है, जिसके लिए अध्यक्ष महोदय मैंने 2 पंचायतों के लिए पूछा है, उसमें बोल रहे हैं मंत्री महोदय। गोपाल लाल शर्मा। अब ये तो उत्तर संख्या 241 एक 2 पूरक प्रश्न आ गए, उत्तर उन्होंने दे दिया। नहीं तो आप चैम्बर में मिलो। नहीं, चैम्बर के लिए क्वेश्चन नहीं लगाया जाता साहब। एक तो ये मंत्री क्वेश्चन जो कह संख्या देते हैं, 241 मंत्री जो कह देते हैं कि मेरे चैम्बर में आ जाना, मैं कर दूंगा। अब इतने सीनियर एमएलए हैं, कितनी बार के तो सांसद हैं। मेरा सीधा सा आग्रह है माननीय मंत्री जी, जो काम हमारे समय में सैंक्शन हुआ, कोई बात नहीं, उसमें जो काम समय पे नहीं हुआ, मैं सीधा सा पूछना चाहता हूं, जिन लोगों की वजह से डिले हुआ उन पे आप कार्रवाई करना चाहते हैं क्या? 1 नंबर। 2 नंबर, जिन लोगों ने गलत जवाब दिया उन अधिकारियों पे आप कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं क्या? इन 2 चीजों का जवाब दिलवा दो सर। माननीय मंत्री जी। ये प्रश्न श्रीमान के सामने है और उत्तर भी श्रीमान के सामने है। जो प्रश्न पूछा है जितने बराबर उत्तर दिया गया है। अब कौन सा गलत सवाल हुआ, कौन सा उत्तर गलत हुआ, ये बताइए। उत्तर ये गलत हुआ। इसमें इन्होंने पूछा है विधानसभा क्षेत्र, बिल्कुल परफेक्ट मंत्री जी, इन्होंने विधानसभा क्षेत्र तारानगर पूछा है। तारानगर का और जवाब जो आया है वो तहसील तारानगर का है। उत्तर आप पढ़ो, इसमें तहसील तारानगर का है। यही तो बात। विधानसभा क्षेत्र तारानगर का उत्तर, विधानसभा क्षेत्र तारानगर का। आप उसको जबरदस्ती ताकीद कर रहे हैं उसकी। माननीय गोपाल लाल शर्मा। आप तो सही आया तो कार्रवाई मत करना, नहीं आया तो कार्रवाई करवाओ। माननीय मंत्री सदस्य गोपाल लाल शर्मा। मेरा क्वेश्चन नंबर 241। माननीय मंत्री जी। जी नहीं, कृषि विभाग में पंचायत समिति स्तर पर कृषि अधिकारी का पद सृजित नहीं है। कृषि अधिकारी का पद जिला स्तर पर कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, जिला परिषद एवं उप जिला विस्तार कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार में सृजित है। वर्तमान में पंचायत समिति मुख्यालय पर नोडल अधिकारी के रूप में कृषि अधिकारी के पद सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का पंचायत समिति बिजोनिया वर्तमान में सहायक निदेशक कृषि विस्तार भीलवाड़ा के अधीन है, जिसमें 3 कृषि अधिकारी के पद स्वीकृत हैं एवं कार्यरत हैं। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार भीलवाड़ा के अधीन कुल 8 पंचायत समिति का कार्य क्षेत्र आता है। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार भीलवाड़ा में सृजित कृषि अधिकारी द्वारा ही बिजोलिया पंचायत समिति का कार्य संपन्न किया जाता है। खंड 2। जी नहीं, वर्तमान में उद्यान विभाग में सहायक कृषि अधिकारी का पद कोटड़ी मुख्यालय एवं कृषि पर्यवेक्षक का पद मांडलगढ़ मुख्यालय पर सृजित है। उक्त वर्णित दोनों सृजित पद पर पदस्थापित कार्मिकों द्वारा ही पंचायत समिति बिजोनिया का कार्य संपन्न किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ की पंचायत समिति बिजोनिया में उद्यान विभाग के सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड 3। जी नहीं, भीलवाड़ा जिले में जिला मुख्यालय पर 1 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एवं 3 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशाला यथा गंगापुर 1 साहडा ब्लॉक, कोटड़ी 1 कोटड़ी ब्लॉक, गुलाबपुरा 1 हुरडा ब्लॉक स्थापित है। इन प्रयोगशाला द्वारा किसानों के खेतों की मिट्टी की जाँच की जा रही है। वर्तमान में मांडलगढ़ में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। माननीय सदस्य
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मेरा मांडलगढ़ विधानसभा कृषि प्रधान क्षेत्र है और अनेक बांध है, हमेशा बांध पानी से भर जाते हैं और बागवानी खेती और फलदार पौधों की खेती और सब्जियों की खेती सबसे ज़्यादा मांडलगढ़ विधानसभा में होती है और मांडलगढ़ विधानसभा में अधिकारी का एक भी पद सृजित नहीं है। दूसरा, हमारा भीलवाड़ा से हमारा बिजोलिया उपखंड कार्यालय 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, किसानों की सरकार है, ये किसानों के हितों के लिए मेरे बिजोलिया मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बिजोलिया कस्बे में नोडल अधिकारी वहाँ लगा दिया जाए तो 100 किलोमीटर वहाँ से किसान निकलता है, सुबह भीलवाड़ा पहुँचता है, वापस जाने में समय पूरा दिन खराब होता है और पैसा भी किराए का लगता है। तो क्या आप मांडलगढ़ विधानसभा में ये नोडल अधिकारी लगाने की कृपा करें? और दूसरा, हमारे मिट्टी की प्रयोगशाला परीक्षण की नहीं है, पूरे विधानसभा में भी नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा फलदार पौधे बागवानी कृषि वहाँ पे होती है। क्या आप मांडलगढ़ विधानसभा में ये परीक्षण का केंद्र खोलकर मांडलगढ़ किसानों के हितों में आप कुछ करना चाहते हैं? बताइए आप। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने बिजोनिया पंचायत के बारे में सवाल किया है। इसका परीक्षण करवा के और उनकी मांग के ऊपर विचार भी किया जाएगा, चाहे वो प्रयोगशाला की बात है और कृषि अधिकारी की। तो अभी वर्तमान में कृषि अधिकारी के 52 पदों पर भर्ती की भी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भर्ती पूरा होने के बाद में उनकी पदोन्नति के खाली रिक्त पदों को भी और ये जो नोडल अधिकारी की जो माननीय सदस्य डिमांड कर रहे हैं उसका परीक्षण करके इसके ऊपर पूरा विचार किया जाएगा। अगला प्रश्न। धन्यवाद मंत्री जी। माननीय जसवंत सिंह यादव। प्रश्न संख्या 242। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जवाब आ गया है। पूछिए। अब मैं पूरे पूछिए। आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कई साल से लटका हुआ काम था वो आपने कर दिया। अब इसको आप कब तक पूर्ण करवा देंगे, भाई इतनी सी बात। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के नौजवानों की चिंता करते हैं, इसलिए प्रश्न लगाया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इस ITI की घोषणा पिछली सरकार में हुई थी, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि केवल घोषणा ही करी थी, क्योंकि ज़मीन की व्यवस्था नहीं करी थी। पहली बार जब ज़मीन इसके लिए अलॉट करी गई तो वो ज़मीन में नाला निकल रहा था, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बार जो ज़मीन चिन्हित करी गई उसको NCR रीजन ने रिजेक्ट कर दिया। अभी गिगलाना प्रस्तावित भूमि गिगलाना के अंदर भूमि प्रस्तावित करी गई है और हमने तकरीबन 10.5 करोड़ रुपए जो निर्माण एजेंसी है उसको दे भी दिए हैं। जैसे ही ये ज़मीन हमारे नाम आएगी हम इसके अंदर निर्माण करवा देंगे। अगला प्रश्न श्री सुखवंत सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया। 243 प्रश्न संख्या है। मेरा आपके माध्यम से पहला प्रश्न यह है कि रामगढ़ विधानसभा की 3 ग्राम पंचायतें गंडूड़ा, दिनार और बुटोली, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जो कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में है से जुड़ी हुई हैं और 2 पंचायतें कठूमर विधानसभा की हमारी पंचायत समिति रामगढ़ में है। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इनको विधानसभा वाइज ठीक करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। अभी पुनर्गठन हो रहा है, पुनर्सर्जन हो रहा है, इसका सारी तारीखें हमने तय कर दी है। और एक जो इन्होंने कहा है कि एक पंचायत समिति के 2 पंचायत इधर है, 2 पंचायत इधर है, अब ऐसा नहीं होगा। जो नज़दीक की पंचायतें हैं उन्हीं को उसमें शामिल किया जाएगा। बीच में से कांग्रेस की तरह उठा करके कहीं से भी ला करके वहाँ शामिल करके लोगों को परेशान करने का काम हम नहीं करेंगे। माननीय सदस्य। बिल्कुल, मेरा मंत्री महोदय जी को धन्यवाद। मेरा दूसरा प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार लोकसभा विधानसभा की तरह ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों का पुनर्गठन की भी कोई समय सीमा तय करेगी, जैसे कि 20 वर्षों बाद पुनर्गठन होगा? माननीय मंत्री जी। समय सीमा तय कर दी गई है
और उसकी विस्तृत जानकारी सबको दे दी गई है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि जानकारी देनी तो वो भी दे सकता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है श्री यूनिस खां। अन्य अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 2460। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, विशेष योग्यजनों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड हेतु स्वावलंबन पोर्टल पर आवेदन किया जाता है। उनमें से पात्रता अनुसार विशेष योग्यजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए हैं। भारत सरकार के स्वावलंबन पोर्टल दिनांक 21/2/2025 के अनुसार विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में जारी यूडीआईडी कार्ड की संख्या 3653 है। विशेष योग्यजनों को पात्रता अनुसार पेंशन का लाभ मिल रहा है। राज्य एसएसपी पोर्टल पर दिनांक 21 फरवरी 2025 के अनुसार विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में विशेष योग्यजन पेंशनर्स की कुल संख्या 3506 है। खंड 2, उक्त विशेष योग्यजनों को पात्रता के आधार पर निम्न सुविधाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। नंबर 1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नंबर 2 सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना, नंबर 3 मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना, नंबर 4 पालनहार योजना, नंबर 5 मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, नंबर 6 संयुक्त सहायता कृत्रिम अंग उपकरण योजना, नंबर 7 विशेष योग्यजन चिन्हीकरण योजना और नंबर 8 विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना। प्रश्न का खंड 3, विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में कुल 71 विशेष योग्यजन दिव्यांगजन को स्कूटी से लाभान्वित किया जा चुका है। जिला चयन समिति द्वारा स्कूटी वितरण हेतु किए गए अनुशंसा एवं योजना में पात्रता के आधार पर कोई आवेदन शेष नहीं है। प्रश्न का खंड 4, जी हाँ, 1 अप्रैल 2024 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत विशेष योग्यजन श्रेणी में पेंशन की आधार दर में 15% की वृद्धि कर अभिवृद्धि कर पेंशन राशि ₹1150 प्रतिमाह भुगतान की जा रही है। बजट घोषणा 2025-26 के बिंदु संख्या 66 दिनांक 19 फरवरी 2025 के क्रियान्वयन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत विशेष योग्यजन श्रेणी में पेंशन की आधार दर में अभिवृद्धि कर पेंशन राशि 1150 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹1250 प्रतिमाह की गई है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तो पहला सप्लीमेंट्री ये है कि भारत सरकार ने संविधान के 73वें संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय लिए थे, उनमें से इस विभाग के भी विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, हालांकि विकलांग लिखना आजकल तो वर्जित है, लेकिन इनके प्रतिवेदन में लिखा हुआ है। तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि भी इसको तो दिव्यांग करवा दें। और विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, विशेष योग्यजन चिन्हीकरण सामान्य क्षेत्र, विशेष योग्यजन विवाह परिचय, विशेष योग्यजन और कोड पीड़ित परिवारों के अध्ययनरत बच्चों की विशेष विकलांग छात्रवृत्ति, ये विषय